Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 8 है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो पेपर है, उसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक अपने पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट, और उन प्रेसिडेंट के अंतर्गत राष्ट्रपति के अंतर्गत यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हम लोग प्रेसिडेंट की चर्चा कर रहे थे और प्रेसिडेंट के अंतर्गत हम लोग उनके पावर एंड फंक्शंस की चर्चा कर रहे थे। उसी में एक महत्वपूर्ण जो शक्तियां उनको और दी गई हैं, जो संकटकालीन शक्तियां हैं या इमरजेंसी पावर जो है, आपातकाल या संकट की अवस्था में वह किन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो उनको आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं उसके पक्ष और विपक्ष में भी हम लोग तर्क देखेंगे और लास्टली हम जो उनकी स्थिति है वर्तमान में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि उनकी वर्तमान में उनकी स्थिति जो है, राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने संकटकालीन शक्तियों की, इमरजेंसी पावर की। तो यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति के पास, जो आपात की स्थिति में या संकट की अवस्था में जो है राष्ट्रपति जो है इन सब शक्तियों का प्रयोग जो है कर सकते हैं। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां या अधिकार दी गई हैं और राष्ट्रपति को ये संकटकालीन शक्तियां या दूसरे शब्दों में संविधान में संकटकालीन प्रावधान अभी हाल ही के वर्षों में इसमें बहुत संशोधन किया गया है और संशोधित और परिवर्तित विषय के रूप में रहे हैं। 1975 में लागू आपातकाल में 1942 के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के आधार पर संकटकालीन जो प्रावधान थे उनको और कठिन बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आपातकाल में 1976 जो के अंतर्गत जो इसमें चेंज करके इसको कठोर बनाया गया, तो फिर जब दोबारा आपातकाल जब लगाया गया उस समय संकटकालीन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, तो उसको फ्यूचर में फिर इनका दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है बहुत सारे संशोधन 44वें संवैधानिक संशोधन किए गए और आपातकालीन शक्तियों के बारे में जो है संशोधन था वो, और उसमें उसके अंतर्गत इनकी अधिकार को सीमित किया गया है। और 1975-76 में इन संकटकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को देखते हुए जो है 44वां संवैधानिक संशोधन 1979 में के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि इस संविधान संशोधन के बाद वर्तमान में संकटकालीन जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसको हम उस वर्तमान के संदर्भ में जो ये संशोधन 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसके संशोधन के संदर्भ में उनकी जो संकटकालीन शक्तियाँ थी हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस संकटकालीन शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को 3 तरह की शक्तियाँ दी गई हैं। एक तो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संकटकालीन शक्तियाँ जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दी गई हैं। राज्यों के संवैधानिक तंत्रों के विफल होने पर जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो 356 के अंतर्गत दी गई हैं। और वित्तीय शक्तियाँ जो वित्तीय आपात या वित्तीय शक्तियाँ जिस तीसरी जो शक्ति है और वो जो है 360 के अंतर्गत अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दी गई है। तो इन्हीं तीनों का हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। और जो पहला उनकी शक्तियाँ हैं 352 के अंतर्गत युद्ध तथा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो संकटकालीन व्यवस्था है संविधान में और उसके तहत जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है वो है कि अगर राष्ट्रपति को यह अनुभव हो जाता है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत के किसी भाग की शांति नष्ट होने का उसका भय है या अर्थात रूप में प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने की आशंका है, तो राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है और संसद की स्वीकृति के बिना भी यह 2 महीने तक लागू रहता है। और संसद की स्वीकृति लिए जाने पर इसे जो है संसद की स्वीकृति लिए जाने
प्रशासन इसे जब तक लागू रखना चाहे तब तक लागू रखा जा सकता है। और 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत वर्तमान के समय में इस संबंध में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे इस प्रकार का आपात जो है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किए जा सकते हैं। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। दूसरा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा करने का परामर्श दे। और तीसरा, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत पृथक दोनों सदनों में सदनों के कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है। और इसे लागू करने के लिए 6 माह की स्वीकृति जो है माह बाद भी स्वीकृति आवश्यक है। चौथा, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा को समाप्त की जा सकती है। और आपातकाल का पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग जो है उसमें अनिवार्य रखी गई है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश में या किसी एक भाग में या कुछ भाग में भी कर सकते हैं, या तो पूरे संपूर्ण देश में कर दें या किसी 1-2 स्टेट में करें या पूरे स्टेट में कर सकते हैं। और इस घोषणा के लागू होने में जो है 19वां अनुच्छेद जो होता है, जो हमारा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, उसको स्थगित कर दी जाती है। और मूल संविधान में व्यवस्था थी कि संकट काल में नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में शरण नहीं ले सकते हैं, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में भी व्यक्ति आपके जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार समाप्त नहीं होंगे और ना ही सीमित होंगे। तो इस तरह से जो है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य जो अधिकार हैं, अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक जो है न्यायालय की शरण नहीं लेगा। और राष्ट्रपति इस संकट काल के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। और राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच आय तथा वितरण में भी परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से जो आपका अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर 19 के अंतर्गत आने वाली सारी जो है स्वतंत्रताएं इसमें स्थगित की जाती हैं। और कुछ जो महत्वपूर्ण विषय हैं उसमें राज्य के विषय पर भी वह जो है केंद्र को कानून बनाने के लिए कह सकते हैं राष्ट्रपति ऐसे आपातकाल की स्थिति में। और इस अनुच्छेद जो 352 है, इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक जो है भारत में 3 बार राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। और 1962 में जब भारत चीन आक्रमण या युद्ध हुआ, 71 में भारत पाकिस्तान पर आक्रमण होने की स्थिति में किया गया, तथा तीसरी बार 1975 में किया गया। और प्रथम संकटकालीन घोषणा 10 जनवरी 1975 को समाप्त कर दी गई, और दूसरी और तीसरी संकटकालीन घोषणा जो है 1977 में समाप्त की गई थी। और इस प्रकार वर्तमान में कोई भी संकट लागू नहीं की गई है हालांकि आज के दिनों में। दूसरा जो महत्वपूर्ण उनका अधिकार है वो है राज्यों के संवैधानिक तंत्रों के विफल होने से उत्पन्न जब संकट होता है, जब देश पर आता है, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति अपने आपातकाल की शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 356 के अंतर्गत करते हैं। और संविधान के द्वारा संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह यह देखे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जा रही है या नहीं। और अनुच्छेद 356
के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी भी प्रकार से समाधान हो यह पता चल जाए उनको कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे कि राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार या संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह जो है संकट की घोषणा कर सकते हैं। और संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पारित कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष के लिए थी, लेकिन अब इस अवस्था में यह परिवर्तन कर दिया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक जारी रखने के लिए संसद के द्वारा पारित कराना पड़ता है। और जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन जो है लागू नहीं रखा जा सकता है। और इस परिस्थिति में राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य की कानून निर्माण की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। राष्ट्रपति राज्यपाल सहित अन्य राज्य के सभी अधिकारियों की नियुक्ति की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। वह घोषणा कर सकता है घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति जो है अपने हाथ में ले सकता है। और जब लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही हो तो उस समय भी राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय का आदेश दे सकता है और उसके द्वारा अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित किया जा सकता है इस संकट काल की अवस्था में। और संविधान में लागू किए जाने से मतलब 1950 से लेकर अभी तक जो है लगभग 130 से भी ज़्यादा जो है ऐसे उदाहरण हैं जब राष्ट्रपति ने इस आपात को जो है राज्यों में लगाया है और घोषित किया है राज्यों में। और पिछले वर्षों में पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा और वर्ष 2016 में भी 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित करते हुए पुरानी सरकारों को बहाल करने का निर्णय लिया और राज्यों और केंद्रीय सरकार की भूमिका पर गहरा रोष प्रकट किया। और वर्तमान में 19 दिसंबर 2018 से जम्मू कश्मीर राज्य में 6 माह के लिए अंतर्गत लगाया गया था और इसके बाद राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ही इसको लगाया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब जो है राष्ट्रपति शासन लागू किए गए हैं या लागू होते रहते हैं और इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के लागू होने के बाद कई बार इसका प्रयोग किया गया है। और जब भी यह लगता है कि राज्यों की संवैधानिक तंत्र के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो यह जो है राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करके जो है ये जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगा सकते हैं या लगाते हैं। इसके बाद जो तीसरी जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास वो होती है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि किसी भी भारत देश में के वित्तीय अस्थायित्व की शाह को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। और ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट काल के लिए घोषणा में की जाती है। और इस संकट की अवधि में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है कि संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के वेतन में
जिनमें उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि राज्य की समस्त वित्तीय विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाए, और संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी आवश्यक निर्देश भी दे सकते हैं, और राष्ट्रपति तथा केंद्र और राज्य के बीच धन संबंधी बंटवारे में आवश्यक परिवर्तन जो है भी इसके द्वारा किया जा सकता है। और अभी तक ये जो तीसरा जो आपात है हमारे देश में नहीं लगाया गया है। वित्तीय संकट जो है अभी तक भारत में जब से आज़ादी हुई है तब से इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया गया है। अब हम तो ये शक्तियाँ थी, उनकी क्या आपातकाल के समय में क्या कंडीशंस होते हैं, लोगों को कौन से अधिकार होते हैं, नहीं होते हैं। और जैसा कि शुरू में इस आपातकालीन शक्तियों का काफ़ी दुरुपयोग हुआ, और इन दुरुपयोग को रोकने के लिए जो 44वां संवैधानिक संशोधन 78 में हुआ, 78-79 में, तो उसमें जो है संशोधित करते हुए इसको जो है और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई और उनके शक्तियों को थोड़ा कंट्रोल किया गया, और इस तरह से जो है इन तीनों शक्तियों का प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति जो है आपात की स्थिति को देखते हुए कर सकते हैं। अब हम इन शक्तियों जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनका मूल्यांकन करेंगे, उनके पक्ष और विपक्ष में जो है थोड़ा तर्क करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या लॉन्ग आंसर हो, दोनों के लिए। तो भारतीय संविधान की यह संकटकालीन व्यवस्था जो है संविधान निर्माण के समय और उसके बाद इसकी काफ़ी आलोचना का विषय बना रहा, और जिस दिन से संविधान सभा में यह स्वीकार किया हुई उस दिन से ही हरि विष्णु कामत ने संविधान सभा में कहा था कि यह शर्मनाक दिन है और ईश्वर भारतीयों की रक्षा करें। इस संकटकालीन व्यवस्था की प्रमुख रूप से जो है निम्न आधारों पर आलोचना की गई है। पहला, कि राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है, यह कहा गया है आलोचकों के द्वारा। आलोचकों के अनुसार संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं रखी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से परामर्श पर अपने इन अधिकारों का प्रयोग करेगा, और आलोचकों के अनुसार संकट की स्थिति में एकमात्र निर्णायक जो है राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति के द्वारा संसद से पूछे बिना भी संकट काल की घोषणा 1 माह तक लागू की जा सकती है, और 1 माह का जो समय है वह मंत्रिमंडल को पदच्युत करने तथा लोकसभा को भंग करने तथा 3 से 7 माह तक जो है राष्ट्रपति जो है मनमाना प्रयोग जो है इसका कर सकते हैं। हालांकि इसमें संशोधन जब हो गया है तो ये चीज़ें बातें दूर हो गई हैं, लेकिन ये व्यवस्था शुरू में थी। दूसरा, संघात्मक रूप जो है उसका अंत हो जाएगा। संविधान द्वारा भारत को एक संघात्मक जो है शासन व्यवस्था की स्थापना करने की बात की गई है, लेकिन संविधान के ये संकटकालीन जो उपबंध दिए गए हैं उससे संघात्मक व्यवस्था शासन व्यवस्था की आधारभूत स्वरूप जो है वो समाप्त हो जाती है, और संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय राज्य सरकार लगभग जो है समाप्त हो जाती है। और युद्धकालीन अथवा वित्तीय संकट में भी राज्य सरकारों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप जो है राज्य सरकारों का एक ऐसा राज्य सरकार का रूप जो है एक ऐसे एजेंट के रूप में हो जाता है जिसका नियंत्रण संघीय सरकार पर होता है, और संघीय सरकार के आदेशों का पालन करना भरबस बन जाता है। तो ये कहकर भी आलोचना की गई है। तीसरी आलोचना की गई है कि राज्यों में विरोधी दलों की सरकार का दमन संभव है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संकटकालीन घोषणा की जो व्यवस्था की गई है, तो उसके संबंध में प्रारंभ से ही एक भय प्रकट किया जाता रहा है कि केंद्र का शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों के विरोधी जो दल हैं उनकी सरकारों का दमन कर सकता है। और अब तक इस प्रकार की शक्ति का जिस प्रकार प्रयोग हुआ है
उससे भी इस प्रकार के भय की पुष्टि होती है जब आपका इंदिरा गांधी शासनकाल में के समय जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय की ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट जो इसकी आलोचना की गई है कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। तो संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के व्यापक वित्तीय अधिकार इसको प्रदान हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, और आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार के आदेश दे सकता है। और इस लिए जो हृदयनाथ कुंजरू एक विद्वान है, उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि संकट काल के नाम पर राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त की जा सकती है। अगली जो आलोचना की गई है कि मूल अधिकार जो है अर्थहीन हो जाएंगे। तो संकटकालीन उपबंधों के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना की जाती है कि यह जो है उपबंध संविधान द्वारा जो प्रदान किए गए हैं वो मूल अधिकारों को समाप्त कर देंगे, और अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि किसी भी देश में संविधान के द्वारा कार्यपालिका को नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने का अधिकार इतनी व्यापक शक्तियां नहीं दी गई हैं जितना कि भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। तो इसलिए संविधान सभा के अनेक प्रमुख सदस्यों ने संकटकालीन के अंतर्गत मूल अधिकारों को समाप्त करने की इस व्यवस्था का जो है आलोचना करते हुए इसे प्रजातंत्र के लिए जो है घातक बताया है। और कामथ और सिब्बनलाल सक्सेना के द्वारा उसे संविधान पर एक धब्बा भी कहा गया है, कहकर आलोचना की गई है। तो ये कुछ आलोचनाएं थी। अब हम इसके पक्ष में तर्क जानते हैं कि संकटकालीन शक्तियां जो हैं उसके पक्ष में क्या बातें कही जाती हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संकटकालीन उपबंध में जो उपयुक्त आलोचनाएं की गई हैं वो सत्य का अंश हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि ये आलोचनाएं जो हैं अतिशयोक्ति हैं और इन शक्तियों के पक्ष में व्यवहारिक तर्क दिए जाते हैं। पहला कि संकटकालीन उपबंध विशेष परिस्थितियों के लिए है, मतलब जो संकटकालीन उपबंध बनाए गए हैं वो किसी खास हमेशा के लिए नहीं बनाए गए हैं। कभी कुछ खास ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब देश की सुरक्षा, देश में शासन व्यवस्था ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थितियों में ही जो है संकट काल की घोषणा की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा लगाया जा सकता है, तो ये बात जो है सही नहीं है। दूसरा जो इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रपति या अन्य कोई भी पदाधिकारी तानाशाही बन सकता है। नहीं बन सकता, मतलब क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इस आधार पर संकटकालीन उपबंधों की आलोचना की गई है जिनके आधार पर राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है, तो ये गलत बात है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कोई भी राष्ट्रपति अधिनायक बनने की बात सोच भी नहीं सकता है और ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और ना ही कोई प्रधानमंत्री या कैबिनेट इन उपबंधों के आधार पर अधिनायक बनने के लिए में सफल हो सकती है। जैसा कि टी कृष्णाचारी ने संविधान सभा में कहा था कि अगर कार्यपालिका अपनी संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो संसद उसे सबक दे सकती है। और 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल संविधान की व्यवस्था में जो परिवर्तन किए गए हैं उनसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के तानाशाह बनने की आशंका और भी निराधार हो गई है। तीसरा जो पक्ष इसके पक्ष में कहा जाता है, तीसरी बात, कि संकट काल में नागरिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। देखिए, संकट काल इन जो में के अंतर्गत जो घोषणाएं होती है उनके अंतर्गत मूल अधिकारों का स्थगन करने का जहां तक का प्रश्न है, तो इस संबंध में संविधान निर्माताओं के सामने जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं राज्य की सुरक्षा तय करने जो की गई थी, राज्य की सुरक्षा तथा राज्य के अंतर्गत व्यवस्था के बीच उचित जो है संबंध स्थापित करने की समस्या थी। और व्यक्ति की दृष्टि से संकटकालीन में मूल अधिकार
का स्थगन चाहे कितना भी अनुचित क्यों ना हो, लेकिन अगर हम राज्य की, देश की सुरक्षा और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संकट काल में मूल अधिकारों की स्थगन की बात अगर करें तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा तो जनता कहाँ से रहेगी। अगर देश ही जो है युद्ध में या अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा, संकट की अवस्था में चला जाएगा, तो फिर ऐसी अवस्था में राज्य जो है अपने नागरिकों को ठीक ढंग से मूल अधिकार वैसे भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस आधार पे इसकी आलोचना जो करना गलत है। चौथा है कि सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट की स्थिति में भी भयावह है। जो सशस्त्र विद्रोह जहाँ तक युद्ध के कारण उत्पन्न आपात और अन्य परिस्थिति जन उत्पन्न आपात में भेद न करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि सशस्त्र विद्रोह या वित्तीय संकट की स्थिति भी उतनी ही भयंकर हो सकती है जितनी कि युद्ध के कारण उत्पन्न स्थिति, और संविधान में दिए गए इन संकटकालीन उपबंधों को अरुचिकर प्रतीत होना नितांत स्वाभाविक है, किंतु साथ ही साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि संकट काल के संबंध में की गई यह व्यवस्था नवजात राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक था। और टी कृष्णाचारी ने संविधान सभा में ठीक ही कहा था कि संविधान के अंतर्गत की गई संकटकालीन व्यवस्था को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन प्रबंधों के बिना संविधान निर्माण में हमारे सभी प्रयत्न ही अत्यंत असफल हो जाएंगे। और यह तथ्य है कि 1975 में लागू किए गए 19 माह के आपातकाल में आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया था, और इस स्थिति को देखते हुए आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को अनुभव किया गया, और अतः 44वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ 1978 में द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि भविष्य में शासक वर्ग के द्वारा निजी स्वार्थों की रक्षा के लिए आपात लागू नहीं किया जा सकता, और आवश्यकता होने पर जब आपातकाल लागू किया जाएगा तब भी शासक वर्ग के द्वारा शक्तियों का मनमाना नहीं किया जा सकता। और ऐसी व्यवस्थाएं जो है 44वें संवैधानिक संशोधन में आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में संशोधन करके कर दिया गया है। तो इसमें जो है ऐसी बात नहीं है कि आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो खराब हैं, या इसकी आलोचना जो इस आधार पे की गई है वो गलत है। जो उसमें व्यवस्था थी उसके आधार पे कहा गया है। अब हम देखते हैं कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक अत्यधिक जो है विवादाग्रस्त प्रश्न है, और इसको समझने के लिए दो धारणाओं का प्रतिपादन किया गया है, जैसे कि स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा और संवैधानिक प्रधान की धारणा। तो अगर इन दोनों आधार पे अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति पद का मूल्यांकन अगर हम करते समय हमें भारतीय संविधान के कुछ विशेष तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। संविधान के लिखित प्रावधान इस पद को निर्वाचित प्रकृति और भारत की संघात्मक व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता जो है की बात की गई है, और इन तथ्यों की अवहेलना नहीं की जा सकती, और इनके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि ब्रिटेन की सम्राट की है, और कुछ परिस्थितियों में संविधान के संघात्मक लक्षण को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं स्वविवेक के आधार पर भी कार्य करना किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है इस का पद जो है काफ़ी सम्मानीय है, काफ़ी शक्तियां दी गई हैं। कार्यपालिका शक्तियों का वैधानिक प्रधान है, होते हुए भी उसके पास बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं। 44वां संवैधानिक संशोधन जो किया गया, राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति और स्थिति के संबंध में अगर किसी प्रकार का सभी प्रकार के संदेहों को दूर करते हुए 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में
कहा गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यों को 76 नहीं 78 और 44वां संवैधानिक संशोधन में राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से परामर्श के आधार पर कार्य करेगा और इसका आशय यह है कि राष्ट्रपति को प्रत्येक स्थिति में मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना है और इस प्रकार के आदेशात्मक वाक्य को राष्ट्रपति पद की गौरव सीमा के लिए अनुचित समझते हुए 42वें संवैधानिक संशोधन के उपयुक्त शब्दों के स्थान पर जो ये कहा गया था 42वां संवैधानिक संशोधन में, उसको फिर से संशोधित करते हुए 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में जो कहा गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह मंत्रिपरिषद को इस परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कहे, लेकिन पुनर्विचार करने के बाद भी अगर मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। और वर्तमान में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा निर्धारित की गई है और उसकी व्याख्या की गई है। और भारतीय संविधान के लगभग 68 वर्ष का कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रपति के पद का विकास संवैधानिक प्रावधान की दिशा में हुआ है और फखरुद्दीन अली अहमद सहित प्रथम 5 राष्ट्रपतियों ने सदैव दलीय राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से संवैधानिक प्रावधान के रूप में कार्य किया और इस प्रकार राष्ट्रपति एक गौरवपूर्ण तथा निष्पक्ष राज्याध्यक्ष बन गया है। और कुछ अवसरों पर राष्ट्रपति पदधारी व्यक्तियों द्वारा, विशेषतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर वीबी गिरी ने शासन को प्रभावपूर्ण परामर्श और चेतावनी देने का कार्य भी किया और ऐसा करते समय उनके द्वारा अपने पद और सीमाओं को सदैव दृष्टि में रखकर ही किया गया है। और इस तरह से अगर हम बात करें तो व्यवहार और सिद्धांत में के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भारत राज्य का संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति के पद संबंध में ना तो स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा को अपनाया जा सकता है और ना ही इस धारणा को अपनाना भारत राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के हित में होगा। और स्थिति का अन्य पक्ष यह है कि भारतीय राष्ट्रपति का पद उतना कमजोर नहीं है जितना कि उसे समझा जाता है और उसे भारतीय राज्य व्यवस्था में एक प्रभावशाली और सर्वोच्च परामर्शदाता की स्थिति भी प्राप्त है। और व्यवहार में राष्ट्रपति के पद की स्थिति व्यवहारिक राजनीति से कुछ तत्वों और तथ्यों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख सरकार का स्वरूप अर्थात एक दल की सरकार या मिलीजुली सरकार, शासन की संसद के दोनों सदनों की विशेषता, लोकसभा में स्थिति, राष्ट्रपति का व्यक्तित्व और राष्ट्रपति पद के संबंध में स्वयं राष्ट्रपति का अपना दृष्टिकोण, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच आपसी संबंधों की स्थिति और राष्ट्रीय जनमत की स्थिति आदि शामिल है। और मिलीजुली और कमजोर सरकारें राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जो है वो प्रेरित करती हैं राष्ट्रपति को, जब भी मिलीजुली सरकारें बनती हैं ऐसे सिचुएशन में। और वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भारत राज्य का संवैधानिक प्रधान है तथा इस संबंध में ना तो स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा को अपनाया जा सकता है और ना ही इस धारणा को अपनाना भारत के संवैधानिक व्यवस्था के हित में होगा। तो ये था राष्ट्रपति के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उनके अधिकारों से संबंधित, उनके पावर्स से संबंधित, उनके आपातकालीन शक्तियों से संबंधित और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की।
तो ये जो चैप्टर था यहीं समाप्त हो जाता है। अब आते हैं इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं कि प्रश्न आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रपति के शक्तियों का वर्णन करें, और ये भी प्रश्न उसमें आ सकता है कि क्या राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। अपने विचार व्यक्त करें। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार में राष्ट्रपति की भूमिका पर प्रकाश डालें। दूसरा क्वेश्चन और आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को समझाएं और उसको उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में भी बताएं। या आ सकता है कि क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें। तो इस तरह से कुछ भी प्रश्न आए तो आप जो है इसको लिख सकते हैं। राष्ट्रपति पर 3 वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने उनके निर्वाचन और उनके महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया है। दूसरे वीडियो में हमने उनकी सामान्य शक्तियों के बारे में बताया है, और तीसरे वीडियो में हमने उनकी आपातकालीन शक्तियों और के साथ साथ उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी चर्चा की है। आई होप आपको समझ में आया हो सब कुछ। अगर कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न रख सकते हैं। निस्संदेह हम उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। और इसी आशा उम्मीद के साथ आज के क्लास की समाप्ति करते हैं कि यह क्लास आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।